हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट के स्टार्टिंग में मुक को दिखाया जाता है जो कि फुल ब्राइडल लुक में थी, कुछ ज़्यादा ही प्रिटी लग रही थी। और लगी भी क्यों ना, आज मुक और पूरन की शादी जो थी, इसी वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पूरन मुक से प्रॉमिस करता है कि लाइफ टाइम तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है नीचे की डेकोरेशन का, जो कि बहुत ही ज़ोरों शोरों पे थी। यहाँ पर नन के जो फादर रहते वो किसी और लड़की के साथ बिजी थे, और ये देख करके नन की मदर को काफ़ी जेलसी होती है। वो उनके पास आती है और कहती है, देखो तुम्हारी शादी अब मुझसे हो चुकी है, इसी वजह से अपनी लाइफ में अगर दूसरी लड़की के बारे में सोचा भी ना तो याद रखना जान से जाओगे। जहाँ पर सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, तो यहाँ पर नन की तो कुछ और ही प्लानिंग थी। वो डेविड के घर जाता है और सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है अपने बंदों के साथ। तब यहाँ पर बूट उसे देखती है, वो शॉक्ड में थी और ज़ोर से चिल्ला करके वहाँ से भागने लगती है। तो सडनली नन उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो अपनी मॉम को चिल्लाती है। तब यहाँ पर डेविड की मदर आती है और वो जैसा तैसा करके अपनी बेटी को बचाती है। जब डेविड आता है तो नन कहता है, तुम्हारा ही तो शिकार करने के लिए आया हूँ। और ये कहकर अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि वो जा करके डेविड की जितनी अच्छी से धुलाई कर सकते हैं उतनी अच्छी से उसकी धुलाई करें। और होता भी वैसा ही है। बेचारा डेविड बहुत बुरी तरीके से मार खाता है और ऊपर से नन फिर भी सेटिस्फाई नहीं रहता है। यहाँ पर डेविड की मदर उसके पैरों में गिर जाती है, रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन नन उन्हें ही पुश करके वहाँ से चला जाता है और वो भी अपने साथ डेविड को लेकर के जाता है। डेविड की मदर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो फ़ौरन कांटेक्ट करती हैं मुक से। अब मुक को यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि नन किस तरह से बूट के घर पर आ करके चीज़ों को तहस नहस करके गया है। चैट को भी किसी कॉल के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि नन ने बूट के घर पर किस तरह से तबाही मचाई है। और दिखाया जाता है ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि मुक ने ही किया था। मुक ने चैट को इन्फॉर्म कर दिया था। मुक चैट से कहती है, मैं तो जा रही हूँ डेविड की जान बचाने के लिए, पता नहीं नन क्या कर देगा, लेकिन मेरे पीछे सिचुएशन को तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे ये तुम पर डिपेंड है। जिस पर चैट कहता है, यार अकेले मुझे छोड़ करके मत जाओ ना, मैं कैसे हैंडल करूँगा। और यहाँ पर मुक किसी की भी नहीं सुनने वाली, वो निकल पड़ती है डेविड की हेल्प करने के लिए। रास्ते में चैट उसे कहता है वो साइको से हो गई है, आज उसकी शादी का दिन है और वो है कि किसी की हेल्प करने के लिए गई है। और इस बात पर मुक कॉल कट कर देती है। अब यहाँ पर चैट कुछ टाइम के लिए सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर रहा होता है, तब तक जब तक कि पूरन नहीं आता है। पूरन आता है और चैट से पूछने लगता है, मेरी होने वाली वाइफ कहाँ पर है। तब यहाँ पर वो नोटिस करता है कि चैट सही तरीके से उसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इधर मुक को दिखाया जाता है जो कि फुल ब्राइडल लुक में रहती है और वो भाग रही होती है, लेकिन ब्राइडल लुक की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करती है और अपनी ड्रेस के कुछ पार्ट्स को निकाल करके फ़ौरन भागना स्टार्ट करती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है नन तो पूरी प्लानिंग कर चुका था कि वो किसी भी तरह अब डेविड की जान लेकर ही रहेगा, इसी वजह से वो उसे शूट करने वाला रहता है। तब वहाँ पर एंड मोमेंट पर एंट्री हो जाती है मुक की, जो उसे समझाती है कि वो ऐसी हरकत ना करे। नन के सर पर मानो जुनून सा सवार था। वो मुक की एक भी बात नहीं सुनता है और अपने आदमियों को मुक को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने के लिए कह देता है, लेकिन मुक नहीं जाती है और यहाँ पर नन डेविड को शूट कर देता है, जिसकी वजह से मुक वहीं पर सडनली बेहोश हो जाती है और नन उसे वहाँ से लेकर के चला जाता है और डेविड अधमरी हालत में रहता है। अब यहाँ से स्टोरी में चेंजेस होते हैं और रिवेंज का सिलसिला स्टार्ट होता है। 4 साल का लीप दिखाया जाता है। डेविड बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था, अचानक से कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और डेविड बहुत ही बहादुरी से उन सब का मुकाबला करता है। पुराना वाला डेविड ना ही किसी से लड़ता ना ही झगड़ता, लेकिन उसके अपोजिट में अब न्यू डेविड उससे काफ़ी दमदार था। जो डेविड पास्ट में बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, आज उसके अपोजिट में ये डेविड बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करने लगा था और बिजनेसमैन भी बन चुका था। यहाँ पर वॉट को दिखाया जाता है जिसने डेविड को अडॉप्ट कर लिया था एज अ सन के तौर पर। यहाँ पर वो डेविड से कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बिजनेस को अच्छे से हैंडल करोगे और कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। मैंने ऐसी बहुत सारी निशानियाँ तुमसे जोड़ रखी है जिससे ये प्रूफ होए कि तुम मेरे बेटे हो, इसी वजह से उम्मीद करता हूँ तुम मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दोगे और मेरे बिजनेस को अच्छे से हैंडल करोगे।
पुराना टैबिट सारे लोगों के सामने झुकता था, लेकिन ये टैबिट तो इसके सामने सारे लोग सर झुकाते हैं और इसे बॉस कहते हैं। आज के दौर में टैबिट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना पास्ट नहीं भुला पाया था। अब पास्ट में दिखाया जाता है कि टैबिट की जान बची तो कैसे बची। उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल लेकर आई हुई रहती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर का कहना रहता है कि जल्द से जल्द हमें टैबिट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसकी जान जा सकती है। तब उसकी मॉम ने उस कार्ड को फाइंड आउट किया था जो कि टैबिट ने ला करके अपनी मॉम को शो किया था, और यहाँ पर उसी कार्ड के थ्रू उसकी मॉम वॉट से मिलती है और वॉट ये सारी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि वो टैबिट की जान बचाएगा। और आज इसी वजह से टैबिट वॉट के साथ है और उसका बिजनेस सब कुछ संभाल रहा है। टैबिट जब कभी अपना पास्ट सोचता था तो उसे ऐसा लगता था कि शायद वो काम ना कर पाए। तब यहाँ पर सिक्योरिटी उसे हमेशा हिम्मत दिलाता था कि तुम फिक्र मत करो, तुम सब कुछ कर सकते हो, बॉस ने तुम पर ट्रस्ट किया है तो ज़रूर तुम में कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसी वजह से इतना बड़ा एम्पायर तुम्हें दिया है हैंडल करने के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है टैबिट को, वो अपने रूम में बैठा रहता है। तब न्यूज़पेपर में देख करके उसे पास्ट के बारे में सब कुछ याद आता है कि किस तरह लोगों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया था। तो अब उसका टर्म है, अब बदला लेने की बारी उसकी है और रोने की बारी किसी और की है। वो अपने आप से मिरर में देख करके प्रॉमिस करता है। इधर पूरन की मॉम पूरन से कहती है, पूरन मुझे पैसों की ज़रूरत है, जाओ किसी भी तरह मुख को कैसा भी कन्विंस करो और मुझे पैसे ला करके दो। जिस पर पूरन कहता है, मॉम ऑलरेडी हमने मुख से कितने सारे पैसे ऐंठ लिए हैं, आपको नहीं लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम उसे फोर्स करती है, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। पूरन अपनी मॉम के फोर्स करने की वजह से मुख को मनाने के लिए एक दूसरी जगह पर लेकर आया हुआ था और उसे झूठ बोल रहा था कि हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, तुम इतने दिनों से डिप्रेशन में रह रही थी, सोचा तुम्हें थोड़ा सा घुमा लाऊं, हो सकता है इसी बहाने तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाए। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है पूरन और उसकी मॉम ने मुख को उल्लू बना करके उसके बिजनेस से काफ़ी पैसे चुराए थे और काफ़ी पैसों का घपला भी किया था, लेकिन इसके बारे में मुख को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पूरन मुख को जिस होटल में लेकर आया हुआ था ना, एक्चुअल में उस होटल का ओनर टैबिट है। यहाँ पर वो सिक्योरिटी के थ्रू उन दोनों को ट्रेडिशनल कपड़े देता है पहनने के लिए, ये कहते हुए कि इस होटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। खैर दोनों ट्रेडिशनल कपड़े को पहनने के लिए रेडी हो जाते हैं और मुख जब रेडी हो रही थी तब पूरन आता है और उससे कहता है, जल्दी चलो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तब मुख कहती है, 2 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लगेगा, एक काम करो तुम बाहर वेट करो, मैं आती हूँ। मुख रेडी शेडी होकर के पूरन से मिलने के लिए आती है, बट बाहर तो पूरन रहता ही नहीं, क्योंकि पूरन तो कहीं और ही वेट कर रहा था मुख का। और ये सब सीन क्रिएट किया था टैबिट ने। टैबिट को दिखाया जाता है जो मुख पर अपनी नज़रें गड़ाए हुआ था, क्योंकि अब रिवेंज का जो टाइम आ गया था। मुख का पैर फिसलता है तो सडनली वो गिरने वाली रहती है, लेकिन सही टाइम पर टैबिट उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर तो टैबिट को सही सलामत देख करके कुछ टाइम के लिए तो मुख भी शॉक में थी, और इसी के साथ पास्ट में टैबिट के साथ बिताए हुए सारे पलों को वो याद करने लगती है। तब वहाँ पर पूरन की एंट्री होती है। पूरन टैबिट को देख करके बिल्कुल भी शॉक में नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी टैबिट से मिल चुका है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है पूरन इस वजह से बिल्कुल काम डाउन था, क्योंकि ऑलरेडी टैबिट ने उसे अच्छे से ब्लैकमेल कर दिया था कि अगर उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश भी की तो वो सारे मीडिया वालों के सामने ये बात साबित कर देगा कि किस तरह पूरन और पूरन की मॉम ने हमेशा मुख को उल्लू बना करके उसकी कंपनी से लाखों रुपए का गड़बड़ घोटाला किया है। पूरन मुख से कहता है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर नए हैं ना, हांगकांग के बारे में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। टैबिट को सारी इन्फॉर्मेशन मालूम है तो वो हमें विजिटिंग कराएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैबिट उन दोनों को हांगकांग की विजिटिंग करा रहा होता है और हर प्लेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। मुख को वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसी वजह से वो टैबिट से उन दोनों की फ़ोटो लेने के लिए कहती है। टैबिट फ़ोटो लेने के लिए तो रेडी हो जाता है, लेकिन जब पूरन मुख को टाइटली पकड़ता है, जिसे देखने के बाद टैबिट के अंदर एक जेलसी वाली फीलिंग होती है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर तीनों एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं और बहुत अच्छे मोमेंट्स को भी स्पेंड करते हैं। पूरन मुख के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब मुख अकेले रहती है। टैबिट को देख करके पास्ट के बारे में उसे याद आता है कि इसे तो गोली लगी थी, फिर इसकी जान कैसे बची। वो पूछने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी वजह से वो अब टैबिट से दूर भाग रही होती है। अब जो वो स्टेयर्स को उतर रही होती है तो टैबिट उसे कहता है कि वो आराम से उतरे, अदरवाइज़ वो गिर सकती है, लेकिन नहीं मानती है और बदले में वही होता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है, और एक केयरिंग बॉय की तरह यहाँ पर टैबिट उसकी केयरिंग करता है और उसे चिल्लाता भी है कि उसे ज़रा ख्याल से चलना चाहिए। यहाँ पर टैबिट ऐसा शो कर रहा था कि मानो उसे मुख की कितनी ज़्यादा फिक्र है, लेकिन एक्चुअल में हकीकत तो कुछ और थी। अब वो मुख से प्यार नहीं बल्कि नफरत करता था और रिवेंज लेना ही उसका टास्क बन चुका था। यहाँ पर वो जब देखता है कि मुख पूरन के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट फील करने की कोशिश करी है, तो उसे रुलाने के लिए वो अपनी पास्ट की बातें बताता है, जिससे सुनने के बाद सच में मुख रोने लगती है।
लेकिन डेविड ही वही पर्सन रहता है जो कुछ टाइम के बाद मुक के फेस पे स्माइल लाता है। अब यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है जो दिल में कहता है, मुक तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ तुमसे ही स्टार्ट हुआ था और तुमसे ही ख़त्म भी होगा। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, मेरी फैमिली स्पॉइल हो गई, तो तुमसे रिवेंज लेना तो बनता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डेविड और मुक को दूसरी जगह पर घूमने के लिए जाना था, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से पूरन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके स्टमक में भी पेन होने लगता है। तब वो मुक से कहता है, मुक मेरी वजह से तुम अपना इंजॉयमेंट बंद मत करो, देखो तुम्हें सब कुछ बताने के लिए डेविड है ना, तो तुम उसके साथ विजिटिंग करने के लिए जा सकती हो, और मेरा क्या है, कुछ टाइम के बाद जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अब पूरन के कहने की वजह से यहाँ पर मुक को दिखाया जाता है, वो डेविड के साथ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसकी जान कैसे बची और उसकी फैमिली वाले कहाँ पर है। खैर यहाँ पर डेविड ये नहीं बताता है कि उसकी जान कैसे बची, बस ये बताता है कि उसकी फैमिली वाले भी अब यहाँ पर हांगकांग में ही हैं। खैर यहाँ पर दोनों ही बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में पूरन को दिखाया जाता है जिसके सामने लजीज खाने रखे हुए रहते हैं, और वो तो बस खाने पे टूटा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके रखा था, क्योंकि फ्री की ड्रिंक मिल रही थी और वो भला पिए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इधर डेविड मुक को पूरा हांगकांग घुमा रहा होता है। पूरन का नशा जब उतरता है तो वो उठकर बैठता है और सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या अभी तक मुक वापस नहीं आई। तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि मुक अभी तक नहीं आई, जिसकी वजह से पूरन मुक पर गुस्सा भी करता है। इधर डेविड मुक के कहने पर उसकी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों आपस में एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक बात करते हैं और दोनों के बीच की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है सब क्लियर हो जाती है, और यहाँ पर दोनों की फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप तो मुक की तरफ से रहती है, लेकिन डेविड की तरफ से ये उसके लिए वार्निंग थी। इधर पूरन मुक के आने का वेट कर रहा होता है। मुक के आने पर वो सडनली उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम कहाँ चली गई थी, इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया। तुम्हें मालूम है ना, जब भी तुम मेरी नज़रों से नहीं दिखती हो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, इस वजह से क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहकर वो उसे रूम में ले जाने लगता है। इन दोनों को इस तरह से हंसते खेलते हुए देख करके डेविड के अंदर की आग और ज़्यादा भड़क जाती है। नेक्स्ट सीन में नन को दिखाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी वो एक क्लब में आया हुआ रहता है और फुल टल्ली होकर के एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसे तो आइडिया नहीं था कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके पीछे ही जस्ट खड़ा हुआ है। नन उस लड़की के साथ डांस करना स्टार्ट करता है। तब उसका बॉयफ्रेंड आता है, ओए तुम मेरी बंदी के साथ डांस कर रहा है। नन कहता है, ये तेरी बंदी है तो क्या हो गया, अगर ये मेरे साथ डांस करना चाहती है तो मैं करूँगा ना। जिस पर उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नन के साथ पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। क्लब में कुछ lड़कियां रहती हैं जो नन की माओ को कॉल करके सब कुछ बता देती हैं। यहाँ पर नन उन लोगों से मारपीट कर रहा होता है। तब उसकी मॉम आकर के पुलिस के थ्रू नन की जान बचा लेती है, लेकिन नन के सर पे चोट लगी थी तो इस वजह से उसकी मलहम पट्टी कराने के लिए वो उसे हॉस्पिटल में भी लेकर जाती है और उसे वार्न करते हुए कहती है, तुम अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाले हो ना, मना किया था ना, लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पे तो प्यार करने का जुनून सवार है ना, तो पीटो इस तरीके से। नेक्स्ट सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे ऐसा लग रहा था कि कोई किडनैप कर लिया है पीछे से। वो बच्चा जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ पर भूत की एंट्री होती है। इन 4 सालों में भूत की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे। यहाँ पर वो चैट को देखती है। तब चैट कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे और तुम्हारे बेबी से मिलते जाऊँ, तो क्या मैंने गलत किया। तब भूत कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। इन 4 सालों में भूत ने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना किया, लेकिन इसमें चैट ने उसकी पूरी मदद की। अब नन बहुत बुरी तरीके से पिट चुका था क्लब में, तो इसी वजह से मीडिया वाले क्वेश्चन करने के लिए आए थे, बट जैसे तैसे करके उसकी मॉम सिचुएशन को संभालती है और मीडिया को वहाँ से भगाती है। लेकिन साथ में वो नन को भी वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम उसे इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा वो हैंडल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नन के डैड इन 4 सालों में बहुत ज़्यादा पीने लगे थे, जिसकी वजह से आए दिन उसके पेरेंट्स के बीच में अब फाइटिंग स्टार्ट रहती है। दोनों ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि नन की मॉम ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो एक हैप्पी फैमिली है, बट एक्चुअल में ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो सब तो सब मीडिया के सामने ही था। नन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नन अचानक से उस बच्चे से टकरा जाता है जो कि बूट का बेटा है और इसका नाम रैन है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों को आइसक्रीम खाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और बातें भी करते हैं। तब यहाँ पर नन रैन से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। जब उससे इशारा करता है तो नन वहाँ पर देखने के लिए जाता है
और पीछे से रैन को कोई लेकर के चला जाता है। यहाँ पर बूट बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि रैन को वो हर जगह ढूंढ चुकी थी और रैन उससे मिल नहीं रहा था। तब उसकी मदर कहती फिक्र मत करो, यहीं पर कहीं होगा। तो बूट कहती नहीं मॉम, मैंने हर जगह रैन को ढूंढ लिया है, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अचानक से रैन मॉम बोल करके आता है तो बूट उसे सडनली हक कर लेती है। यहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ से उसे लाने वाला कोई और नहीं, चैट था। चैट चोरी छुपे रैन को वहाँ से लेकर आया हुआ था। रैन अपनी मदर बूट को सब कुछ बता देता है कि आज उसे एक अंकल मिले थे जिन्होंने उसे आइसक्रीम की ट्रीट दी थी। यहाँ पर चैट को दिखाया जाता है वो रैन के साथ कुछ ज़्यादा ही हिल मिल गया था। तब यहाँ पर बूट की मदर कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें चैट को एक मौका दे देना चाहिए, देखो ना वो रैन के साथ कितना ज़्यादा हिल मिल गया है। जिस पर बूट भी कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में नन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके हाथ में न्यूज़पेपर में रहता है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले रही होती है, वो भी डेविड के बारे में कि कितना ज़्यादा हैंडसम और रिच मैन है। अगर मेरा बॉयफ्रेंड ये रहता तो कितना अच्छा रहता। नन आया हुआ रहता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन वो साफ मना कर देती है मेरी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही है, आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ से दूसरी जगह पर चले जाओ। जिसकी वजह से नन गुस्से में दूसरे रूम में आ जाता है और यहाँ पर वो एक सर्वेंट को ड्रिंक लाने के लिए कहता है और उस सर्वेंट में उसे बूट नजर आ रही थी। आधी रात का सीन दिखाया जाता है जब नन की मदर चैन की नींद लेकर के सो रही होती है। अचानक से उनका सेलफोन रिंगिंग होता है। कॉल उठाने पर शॉक्ड में, क्योंकि वो कॉल नन का रहता है। अब वो नन के होटल पहुंचती है जहाँ पर नन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो बस अपने हाथों को देखे जा रहा होता है और कह रहा होता है मॉम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इन हाथों से किसी को मार दिया है, मॉम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ना। जो सर्वेंट नन के लिए ड्रिंक वगैरह लेकर आई थी वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और मना करने पर वो उसे मार देता है। अब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पागल हो गया था। वो अपनी मॉम से कहता है मॉम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ना, अगर पुलिस को पता चला तो मुझे अरेस्ट करके लेकर जाएंगी, मुझे जेल में नहीं जाना है मॉम, प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए मॉम, मैं एकदम से पागल हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मॉम मैं क्या करूँ। तब यहाँ पर नन की मदर को उसे कंट्रोल में लाने के लिए एक थप्पड़ जड़ना पड़ता है। मदर नन से कहती है एटलीस्ट तुम तो काम डाउन हो जाओ, इस बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए, बाकी जो भी सिचुएशन होगी वो मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन फिलहाल प्लीज़ तुम नॉर्मल हो जाओ। नेक्स्ट सीन में टिबेट और मुक को दिखाया जाता है। टिबेट ने मुक से फ्रेंडशिप तो कर ही ली थी, लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट था उसका मुक का ट्रस्ट जीतना। इसी वजह से वो उसके लिए एक लॉकेट लेकर आया हुआ रहता है और मुक से कहता है अगर तुमने हम दोनों की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसे भी एक्सेप्ट कर लो एज अ फ्रेंडशिप गिफ्ट के तौर पर, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम गिफ्ट लेकर आया हूँ, एक्सेप्ट कर लो। तब मुक इसे एक्सेप्ट कर लेती है और टिबेट उसे पहनाता है और इस बीच दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रैन का 4th ईयर कंप्लीट हो चुका था, तो इसी वजह से उसका बर्थडे था। सारे लोग आए हुए रहते हैं, सब केक कट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन इंतज़ार था तो यहाँ पर टिबेट के आने का। मदर काफ़ी सैड हो जाती है और वो किचन रूम में चली जाती है। बट यहाँ पर रैन का बर्थडे था, इस वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड था और कैंडल ब्लो करने का वो वेट कर रहा था। तब बूट अपनी मदर के पास आती है। यहाँ पर दिखाया जाता है बूट अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ चुकी थी, लेकिन उसका पास्ट आज भी उसे पीछा ही कर रहा था। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि आज भी क्या भाई रैन के बर्थडे पर नहीं आएंगे। अब वो अपनी मॉम से यही कहकर रो रही होती है। तब वहाँ पर एंट्री होती है टिबेट की। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब टिबेट को मालूम पड़ता है उसकी मदर से कि बूट प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि बूट इस बच्चे को जन्म दे, लेकिन बूट का कहना रहता है कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी और वो उसे खुद संभालेगी, चाहे इसमें उसका भाई उसे सपोर्ट करे या ना करे। किसी और की गलतियों की सज़ा वो अपने मासूम बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देगी। वो अकेली मदर रहेगी जो अपने बच्चे को संभाल लेगी, और इसमें अगर उसका भाई उसे सपोर्ट करे तो उसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन टिबेट ने साफ मना कर दिया था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। टिबेट को वहाँ पर देख करके माँ बेटी दोनों खुश हो जाते हैं और सडनली हक कर लेते हैं, और बूट तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है टिबेट अक्सर बिजनेस के रिलेटेड हमेशा बाहर ही रहता था। अब वो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर माँ बेटे का प्यार का सीन भी दिखाया जाता है। सारे लोग एक साथ हैप्पी हो करके यहाँ पर रैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो बूट होती है। अब दिखाया जाता है टिबेट जब वापस जा रहा होता है तब वहाँ पर जिक आती है और टिबेट से कहती है इन 4 सालों में तुम कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, दिल कर रहा है तुम्हें हक कर लूँ। वो टिबेट को हक करने के लिए जैसी जाती है तो सडनली नम उसे पीछे कर लेता है। नहीं कोई ज़रूरत नहीं टिबेट को हक करने के लिए, अगर हक करना है तो मैं परमिशन तुम्हें दे रहा हूँ ना, मुझे हक करो, इस तरह ऐसे क्यों हक कर रहे हो। एक्चुअल में यहाँ पर दिखाया जाता है नम जिक को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। नम टिबेट से कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अच्छी तरीके से जानते हो ना यहाँ के लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं, अगर उन्हें मालूम पड़ा तो फिर से तुम्हें हर्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ दोबारा से कोई भी एक्सीडेंट होए, इसी वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। तब टिबेट कहता है इस बार रोने का टर्म किसी और का है, मेरा नहीं। दूसरे सीन में पूरन का घर दिखाया जाता है। कुछ गुंडे आए हुए रहते हैं और घर की चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे होते हैं। तब पूरन की मदद कहती है बस उसे मत तोड़ना, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, स्पेशल है, बहुत महंगा है,
अरे तुम क्या जानो उसकी वैल्यू। तब यहाँ पर वो सारे गुंडे उससे कहने लगते हैं, अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो याद रखना तुम्हारे घर की इससे भी कीमती चीज़ तोड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए जल्द से जल्द तो पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। और उसके घर की तरफ इशारा करते हैं कि उसका घर भी वो लोग छीन लेंगे। तब यहाँ पर पूरन की मदर पूरन से कहती है, सिचुएशन को अब तुम ही हैंडल करो। गुंडे को दिखाया जाता है उल्टा वो पूरन को इतना डरा देता है कि अगर उसने पैसे जल्द से जल्द वापस नहीं किए तो उसकी जान भी जा सकती है। और पूरन की मॉम उसे ब्लैकमेल करती है कि जल्द से जल्द वो मुख से पैसे लेकर आए, अदरवाइज उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसमें बूट रैन के पीछे भाग रही होती है क्योंकि रैन दूध पीने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। और यहाँ पर दोनों के पकड़ी पकड़ाव की वजह से पूरा मिल्क गिर जाता है टेबेट के ऊपर। अब टेबेट जब रैन को देखता है तो उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि रैन को देखते वक्त उसे नन की याद आती है क्योंकि ये बेटा किसी और का नहीं नन का ही रहता है। बूट मिल्क को क्लीन करते हुए अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो भी रैन को एक्सेप्ट कर ले क्योंकि इसमें रैन की कोई गलती नहीं है और वो भी अपने पास्ट को भुला रही है जिसमें वो अपने भाई टेबेट का भी साथ चाहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बूट और उसकी मदर किचन में काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसकी मदर कहती है, तुम फिक्र मत करो, देखना बहुत जल्द टेबेट भी रैन को एक्सेप्ट कर लेगा। इधर टेबेट और रैन को एक साथ डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पर रैन किसी बात के लिए जिद कर रहा होता है और टेबेट मना कर देता है, नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जिसकी वजह से रैन जोर से चिल्ला पड़ता है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन करके बूट और उसकी मदर दोनों दौड़ते हुए आते हैं कि हुआ क्या है। और यहाँ पर दिखाया जाता है रैन के लिए टेबेट घोड़ा बना हुआ था क्योंकि रैन का कहना था वो अपने अंकल की सवारी चाहता है। इनमें मदर काफ़ी खुश होती है और वो अपने हाथों से स्पेशली वो फूड बना करके टेबेट को खिलाती है जो कि टेबेट को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर दिखाया जाता है फाइनली टेबेट पास्ट की बातों को भुला देता है और रैन को एक्सेप्ट कर लेता है जिसकी वजह से उसकी मदर और बूट दोनों काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बूट एकदम से अपसेट से हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो टेबेट से कहती है, भाई थैंक यू सो मच, मुझे ट्रस्ट था कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आपने मेरा साथ उस वक्त नहीं छोड़ा था जिस वक्त दुनिया मेरा साथ छोड़ रही थी। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन आप रैन को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में नन की मदर को दिखाया जाता है जो मुक को बताती है, आज हमारी कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टर आने वाला है जिसकी वजह से हमारी कंपनी डूबते डूबते बच गई है, तो ज़रा अच्छे से उसे हैंडल करना और कोई भी शिकायत का मौका मत देना मुक। तब मुक कहती है, मुझे इसके बारे में आपसे सलाह और मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। तब सडनली उसके पास कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में टेबेट को दिखाया जाता है, वो उसी होटल में आया हुआ था जहाँ की ओनर मुक थी। पास्ट का सीन दिखाया जाता है, वो पास्ट की बातें सोचता है कि किस तरह मुक ने उसके लाए हुए फूड को रिजेक्ट कर दिया था और उसने मना भी कर दिया था कि वो इस तरह होटल में इसके लिए फ़ूड ना लेकर आए। अब प्रेजेंट में वो यही सारी बातें सोच रहा होता है क्योंकि वो आज भी अपनी मदर से मुक के लिए खाना बनवा कर लेकर आया हुआ रहता है, स्पेशली वो फूड जो कि मुक लाइक करती थी खाने के लिए। यहाँ पर मुक जब टेस्ट करती है तो उसमें टेबेट की मदर के हाथों का स्वाद उसे मिलता है। तब वो कहती है, ये फूड तुम्हारी मॉम ने बनाया है ना? तब टेबेट कहता है, ऑफ कोर्स मेरी मॉम ने ही बनाया है। तब यहाँ पर मुक कहती है, सच बताऊँ काफ़ी दिनों बाद आंटी के हाथों का टेस्ट ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच में तुमने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। जिस पर टेबेट कहता है, सच में यहाँ पर आने के बाद तो मेरी भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, जिसे याद करके क्या कहूँ कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है और जुनून भी मिल रहा है कि मुझे किस तरह से अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तब यहाँ पर मुक से पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तब टेबेट बहाना बना देता है कि बस ऐसे ही। टेबेट होटल से बाहर जाता है तो उसे वही लड़की दिखती है जिसने पास्ट में उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि टेबेट ने उसकी डायमंड वाली रिंग को चुराया है। अब बदला लेने की बारी टेबेट की थी। टेबेट भी जानबूझकर उस लड़की से टकराता है और उसके सामान गिरने पर वो उसे सॉरी भी बोलता है और उसकी उठाने में यहाँ पर हेल्प भी करता है। मतलब कि उस लड़की ने टेबेट पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया था, इसके बावजूद भी वो अपना बदला लेते हुए उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा था। यहाँ पर वो उससे बहुत ही नॉर्मली तरीके से बात करता है और वो लड़की जब उसे देखती है तो उस पर तो टोटली लट्टू हो जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि टेबेट कोई मामूली बंदा नहीं है, वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं और यहाँ पर टेबेट ट्राई करता है कि वो उस लड़की से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके कि आखिर उस दिन किसके कहने पर उसने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। बट वो लड़की टेबेट को कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के मूड में ही नहीं थी क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं नन की गर्लफ्रेंड ही रहती है जिसने नन के कहने पर टेबेट पर इतना वाहियात इल्ज़ाम लगाया था। टेबेट नन की गर्लफ्रेंड को अपने झांसे में लेना चाह रहा था बट अपने अंदाज से वो वहाँ से जाने लगता है तो सडनली नन की गर्लफ्रेंड उसे पकड़ लेती है और कहती है, वैसे तो जितने भी लड़के मुझसे मिलते हैं सब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, लेकिन फ़र्स्ट तुम्हारी एंट्री ऐसी हुई है कि तुमने फ़र्स्ट टाइम मुझसे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मांगा। खैर यहाँ पर तुम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रख सकते हो, अगर इनकेस कभी तुम्हें ज़रूरत लगी तो तुम मुझसे बात कर सकते हो।
टिबेट उसका नंबर लेता है और फेस पे एक अजीब वाली स्माइल दे करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मुक को दिखाया जाता है जो अंकल की केयरिंग कर रही होती है और रो रही होती है क्योंकि उस घर में कोई उसे समझ सकता था तो वो सिर्फ अंकल थे और उसकी गृहिणी। और अंकल की भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि इन 4 सालों में उन्होंने ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती थी और वो पूरा पूरा दिन नशे में रहते थे। लेकिन वो जब भी मुक को देखते थे तो उनका नशा उतर जाता था और अंकल बड़ी प्यार से मुख से बातें करते थे। इसके अपोजिट में वो अपनी वाइफ और बेटे बेटियों की कंप्लेंट भी करते थे क्योंकि वो उनकी केयरिंग बिल्कुल भी नहीं करते थे। नेक्स्ट सीन में नन की मदर को दिखाया जाता है जो नन को समझा रही होती है सारी बातों को भुला करके अब थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो, थोड़ा सा बाहर निकलो, कंपनी जाओ, ज्वाइन करो, वरना अदरवाइज़ तुम्हारी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। नन डरते हुए, नहीं मॉम मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, उस मर्डर के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। और ये कहते हुए वो रूम से बाहर भी निकल जाता है। नन भागते हुए स्टेयर्स पे आता है तब वो पीछे से मुक को देख लेता है। अब मुक को देखते ही सडनली उस पर लट्टू वो मुक के पास जाता है और उससे बड़ी ही स्वीटली बातें करता है। तब यहाँ पर उसे अपनी मदर की बातें याद आती है कि सही तो कह रही है मदर, मैं जब कंपनी जाऊँगा तब तो मैं मुक के साथ और ज़्यादा कांटेक्ट कर सकता हूँ और इसके अलावा अगर मैं कंपनी जाऊँगा तो मुक के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। मुझे जाना चाहिए। मदर का आइडिया अच्छा है। इधर पूरन और उसकी मदर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे ये सोच करके कि वो पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे क्योंकि मुक से भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही पैसे मांगने के लिए और वो कब तक मुक से पैसे मांगेंगे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरन की मोम उसे फोर्स करती है कि वो जाए मुक से पैसे लेकर के आए। अब वो यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल भी पूरन को करती हैं कि उसे अपनी मॉम की तो पड़ी ही नहीं है, उसे तो बस मुक ही पड़ी है। तब पूरन प्रॉमिस करता है मॉम मैं जल्दी से पैसों का इंतज़ाम करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग नन का सूरज तो कहीं और से निकला हुआ था। वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है, फटाफट फ्रेश भी हो चुका था और वो कंपनी जा रहा होता है। मॉम देख करके शॉक्ड, नन कहाँ जा रहे हो? नन मॉम मैं कंपनी जा रहा हूँ, आप ही ने तो मुझे समझाया कि मुझे कंपनी जाना चाहिए और पास्ट की बातों को भुलाना चाहिए। हाँ आपने सच कहा था, मुझे इन्वायरमेंट चेंज करने की ज़रूरत है तो इसी वजह से मैं कंपनी जा रहा हूँ और कंपनी में जा करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुक के साथ स्पेंड कर सकता हूँ। जबकि मालूम है आपको कि मैं मुक को कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो आपका आइडिया बेस्ट है और मैं कंपनी जा रहा हूँ। पूरन अपनी मदर की ब्लैकमेल करने की वजह से अब यहाँ पर वो आया था मुक के पास पैसे मांगने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुक से पैसे मांग सके। इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो कॉल किसी और का नहीं, टिबेट कह रहा था। पूरन को टिबेट ने इस कदर ब्लैकमेल किया था कि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। टिबेट के एक कॉल पर वो दौड़ा चला आता था। यहाँ पर पूरन बड़ी हिम्मत करके टिबेट से कहता है एक बात पूछनी थी। पूछूं? टिबेट कहता है पूछो, इतनी तो परमिशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब यहाँ पर पूरन कहता है एक तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और ब्लैकमेल करने वाला पर्सन सामने वाले पर्सन से बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है, बट तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम मुझे ब्लैकमेल करते हो और उल्टा मुझे ही पैसे देते हो, आखिर क्यों? इसमें तुम्हारा क्या प्रॉफिट है? टिबेट पूरन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं आज तो तुमने ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पूछने की कोशिश भी मत करना और तुमसे जो कहा जा रहा है बस उतना ही करो। लेकिन वहाँ पर मुख्य आने की वजह से डेविड बहाना बना करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नन की मदर उसके पास आती हैं उससे बात करने के लिए। तब यहाँ पर नन कहता है मदर मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, एक्चुअली मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ ना, तो आप है ना बाद में आइएगा, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। तब उसकी मदर कहती है लेकिन मुझे अर्जेंट है, मुझे अभी तुमसे बात करना है। नन मदर से बात करने के चक्कर में डोर को थोड़ा सा ज़्यादा खोल देता है, जिस पर उसकी मदर अंदर देख लेती है फ़ोटोज़ को और कहती है नन ये सब क्या है, अंदर किसकी फ़ोटो है? क्या वो मुख है? जिस पर नन को रियलाइज़ होता है ओह उसने तो डोर को कुछ ज़्यादा ही खोल दिया। नन सडनली डोर को बंद कर देता है और कहता है मॉम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, आप जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर मदर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्या सच में ये उसी की फ़ोटो है? क्या वो मुख थी या कोई और था? समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग नन अपने ऑफिस के काम में बिजी था, तब वहाँ पर धांसू वाली एंट्री होती है टेबिट की। नन टेबिट को सही सलामत देख करके शॉक में था कि ये जिंदा कैसे बच गया, लेकिन वो अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है टिबेट एक मामूली सा एम्प्लॉय निकल जाओ मेरी कंपनी से, अदरवाइज़ यहाँ से गार्ड को बुलवा कर धक्के मार कर निकलवाऊंगा। तब टिबेट बड़े ही आराम से पास में रखे हुए सोफे पे बैठ जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर कोई मामूली पर्सन या उसका पास्ट वाला नौकर नहीं है। यहाँ पर टिबेट एक बिजनेसमैन की हैसियत से आया है और उसने उसकी कंपनी में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है टिबेट ने नन की कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, इसी वजह से अब कहीं ना कहीं वो कंपनी का हाफ ओनर भी था। नन टिबेट की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है और गार्ड को कॉल करके बुला लेता है ताकि वो लोग टिबेट को धक्के मार करके इस कंपनी से निकाल सके। गार्ड को नन के केबिन में जाते हुए देखकर पीछे से वहाँ पर मुख भी आ जाती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट रहती है। नन टिबेट से कहता है निकल जा मेरी कंपनी से, अदरवाइज बहुत बुरी कंडीशन करने वाला हूँ। पास्ट की बातें याद नहीं है क्या? कितनी बुरी तरीके से मारा था, जान बच गई है इसका मतलब ये नहीं
कि दोबारा मेरे सामने आए, तो इसी वजह से चले जाओ यहाँ से। तब यहाँ पर टिबेट का सिक्योरिटी आता है और सारी इन्फॉर्मेशन नन को प्रोवाइड करता है कि वो जिसे पुराना वाला टिबेट समझ रहा है वो पुराना वाला टिबेट नहीं, दमदार वाला टिबेट की एंट्री हुई है और वो इस वक्त कंपनी का हाफ ओनर भी है। मुक, नन की मदर और नन तीनों को एक बड़ा वाला सदमा लगता है। तब यहाँ पर टिबेट बताता है कि तुम्हारी कंपनी में जिसने सबसे बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना, वो कोई और नहीं, मैं हूँ। अगर तुमने मेरे साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं किया तो इसका मतलब आपको मेरा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद। तब यहाँ पर मुक उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। अगर वो टिबेट रिटर्न ले लेता है तो इनकी कंपनी का तो दिवालिया ही निकलना था। तो इसी वजह से मुक उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ वो ऐसा ना करे, नन की बातों को वो इग्नोर करे। नन थोड़ा सा साइको है, उसे बाई चांस गलतियाँ हो जाती है, तो इसी वजह से वो उसे माफ़ कर दे। अब यहाँ पर नन शॉक्ड में, मॉम आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये टिबेट जो कि कल हमारा सर्वेंट था आज इतनी बड़ी कंपनी का ओनर बन चुका है और हमारी भी कंपनी में, और आप कैसे उसे सपोर्ट कर सकती हैं? आपको क्या मालूम था कि वो आने वाला है? तब यहाँ पर उसकी मदर कहती है, जिस तरह तुम्हें धक्का लगा ना, सेम मुझे भी लगा है। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, बस इतना मालूम था कि कोई बिजनेसमैन आने वाला है। टिबेट को दिखाया जाता है जो मुक की बातें सुनने के बाद फाइनली कन्विंस हो जाता है और वो अपना अमाउंट रिटर्न लेने से मना कर देता है। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से डील करते हैं अपनी अपनी कंपनी के लिए। लेकिन टिबेट का तो कुछ और ही प्लान था। वो तो बस किसी तरह उस कंपनी में आना चाहता था। आखिर बर्बाद करने के लिए उस जगह पर आना भी तो ज़रूरी है ना। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी की एंट्री होती है जो आ करके टिबेट के कानों में कुछ कहता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टिबेट नन की मदर से मिलने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि नन की मदर ने ही सेक्रेटरी से कहा था कि वो जा करके टिबेट को किसी भी तरह कन्विंस करे कि वो उससे मिल ले। यहाँ पर नन की मदर को दिखाया जाता है जो कि टिबेट को मस्का पॉलिश कर रही होती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट रिटर्न ना ले। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी कंपनी बहुत बड़ी लॉस में चली जाएगी। टिबेट कहता है, ठीक है मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लूँगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर मुझे तुम्हारे बेटे नन का कैबिन मिल जाए तो शायद मैं ये बात सोच सकूं कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस ना ले पाऊँ। तो बताओ क्या करना है? तब इसकी मदर रेडी हो जाती है। अच्छा तो इतनी छोटी सी बात तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना, तुम्हें नन का कैबिन ही चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टिबेट बड़े ही एटीट्यूड में आता है, और हो भी क्यों ना, अब टिबेट भी बड़ा बिजनेसमैन जो बन चुका था और नन उसके आगे जस्ट अ लिटिल सा एक एम्प्लॉय टाइप का था। यहाँ पर दिखाया जाता है अब टिबेट उसे कहता है, जितनी जल्दी हो सके ना अपना ये कैबिन खाली करो, और हाँ ये जो तुमने रायता फैला के रखा है ना सब समेट के लेके जाना, क्योंकि मैं अपने कैबिन में बिल्कुल भी डस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और ख़ास तौर पर बुरे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए याद रखना क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये तुम्हारे ओनर का कैबिन होने वाला है ना। नन जब ये बात सुनता है तो सारी चीज़ों को फेंकने लगता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उस कैबिन को अपना कैबिन कहने के लिए, क्योंकि नन का कैबिन मुक के कैबिन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। वो अपने कैबिन में बैठ करके मुक पर नज़रें जमाए रहता था। यहाँ पर वो आता है अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है, मॉम आपने परमिशन कैसे दी उस टिबेट को कि वो मेरे कैबिन में जा करके शिफ्ट होए? आपको मालूम है ना वो कैबिन मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। मैं किसी भी कंडीशन में उस कैबिन को खाली नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जो करना पड़े आप करो, लेकिन उस टिबेट को मैं अपना कैबिन कभी नहीं दूंगा। जिस पर उसकी मदर उस पर चिल्लाने लगती है, नन सच में तुम कितने बड़े डफर हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि टिबेट कितना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है? उसने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अगर उसने अमाउंट वापस ले लिया तो हमारी कंपनी रोड पर आ जाएगी और हम जो महलों में राज कर रहे हैं ना सड़क पर आ जाएंगे। तो ज़रा सोच समझ करके कुछ भी डिसीज़न लो। और ये कैबिन की बात बस कुछ ही दिनों के लिए है, उसके बाद किसी भी तरह वो कैबिन मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। लेकिन नन प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस बीच कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से टिबेट और तुम्हारे बीच में फाइटिंग हुए। यहाँ पर नन का एक पास्ट का छोटा सा सीन दिखाया जाता है। नन किसी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट था, इसी वजह से वो एक जगह वॉल पर चिपक करके रो रहा होता है। तब वहाँ पर मुक की एंट्री होती है। मुक नन को समझाती है और उसके साथ खेलने के लिए भी कन्विंस कर लेती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है आए दिन मुक और नन की फ्रेंडशिप दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मुक अपनी हर चीज़ नन के साथ शेयर करने लगी थी और तभी से नन मुक को लाइक करने लगा था। प्रेजेंट के सीन में नन अपनी मदर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है। मॉम आपको मालूम है ना मैं मुक को उस वक्त से लाइक करता हूँ जब मेरी समझ भी नहीं थी, लेकिन आज देखो मुझसे मेरा कैबिन भी छीना जा रहा है जहाँ से मैं मुक को देखा करता था। मॉम मैं नहीं जानता हूँ, आप किसी भी तरह उस कैबिन को जल्द से जल्द मेरा कैबिन बनाइए, अदरवाइज़ मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कर दूंगा। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जैसे ही उनका काम बन जाएगा वो वैसे ही टिबेट को धक्के मार करके निकाल देंगी। टिबेट होटल से जब वापस जा रहा था तब उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड नम से हो जाती है। नम टिबेट को देख करके वहाँ पर शॉक था। नम टिबेट से कहता है, ये वही होटल है जहाँ पर आने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी स्पॉइल हो चुकी थी
और तुम फिर आज यहाँ पर आए हो। देखो मेरा मानना है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और सेम यही जिग भी कहती है। जिग कहती है नम सही तो कह रहा है टेबेट, इतनी मुश्किलों से तुम्हारी लाइफ तो संभली हुई है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन टेबेट हंसते हुए चला जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर टेबेट ने स्माइल क्यों की। नेक्स्ट मॉर्निंग टेबेट की एंट्री होती है नम की लाइफ में धमाका मचाने के लिए। यहाँ पर रिसीव करने के लिए मुक आई हुई रहती है। जब होटल दोनों जा रहे होते हैं तो यहाँ पर नन को दिखाया जाता है वो एक सर्वेंट से अपने शूज़ को क्लीन करवा रहा होता है कि वो नौकर है तो मालिक का कहना तो उसे मानना ही पड़ेगा। और बेचारा सर्वेंट उसके शूज़ को क्लीन कर रहा होता है, लेकिन टेबेट ही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सर्वेंट को उठाता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है और उसके बाद नन को खुद ही हैंडल करता है। नन उससे कहता है मेरे काम के मामले में अपनी टांग लड़ाने की कोशिश मत करो, अदरवाइज़ तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तब यहाँ पर टेबेट भी पीछे रहने वालों में से थोड़ी है। अब वो पुराना वाला टेबेट थोड़ी है, न्यू विद एटीट्यूड वाला टेबेट है। और यहाँ पर वो नन को अच्छा खासा मज़ा चखाता है। नन के हाथों को वो मोड़ देता है और कहता है अभी तो तेरी लाइफ में सिर्फ मैंने एंट्री ही करी है तो तेरी लाइफ देख क्या से क्या हो गई है। तो बस थोड़ा सा वेट कर, अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर, देख बहुत जल्द तेरी लाइफ जहन्नम न बना दिया ना तो मेरा भी नाम टेबेट नहीं। पास्ट की बातें याद कर, कितना जुल्म किया तूने मुझ पर, लेकिन अब बारी मेरी है, मुझसे बच कर रहे, इसी में तेरी भलाई है। खैर उसे धमकी दे करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो टेरिस पर आता है तो नम की गर्लफ्रेंड वहीं पर ही खड़ी हुई रहती है जो कि स्मोकिंग कर रही होती है। और वहाँ पर टेबेट को देखकर वो फ़ौरन स्मोकिंग को पैरों के नीचे कुचल देती है और कहती है मैं तो बस यूं ही थोड़ा सा कर लेती हूँ जब मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, वैसे सोचा नहीं था इतनी जल्दी तुमसे मुलाकात हो जाएगी। और ये कहते हुए वो तो टेबेट के पीछे ही पड़ जाती है। टेबेट उसे लंच के लिए ऑफर करता है क्योंकि कुछ भी हो टेबेट को उसे भी तो सज़ा देना था ना, उसने भी टेबेट पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया था। खैर यहाँ पर टेबेट उसे बता देता है कि वो वही पुराना वाला टेबेट है जिस पर किसी टाइम में उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया था, ये कहते हुए कि उसने रिंग को चुराया है। अब यहाँ पर जब नम की गर्लफ्रेंड सुनती है कि ये वही टेबेट है जिस पर मैंने इल्ज़ाम लगाया था तो सडनली अपने हाथों को छुड़वा लेती है और शॉक में थी कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे बन सकती हूँ, मैंने इसे नहीं पहचाना। इसकी खूबसूरती को देख करके बस मैं इस पर फिसल गई और समझ में भी नहीं आया कि ये वही बंदा है जिस पर मैंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। सच्चाई जाने से पहले ही नन की गर्लफ्रेंड ने टेबेट को प्रपोज कर दिया था कि वो उसे लाइक करती है और बदले में टेबेट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। टेबेट ने मुक की लाइफ में एक फ्रेंड के तौर पे एंट्री कर ली थी, उसकी कंपनी में एक इन्वेस्टर के तौर पर एंट्री कर ली थी। अब बारी थी उसकी घर में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर वो ग्रैनी से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और यहाँ पर टेबेट कहता है आप सबके लिए मैं बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स को लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे जब मैंने सुना कि ग्रैनी की कंडीशन ख़राब है तो इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए चला आया, इसी बहाने आप सबको गिफ्ट भी दे दूँगा। और ये कहते हुए वो 1 बाय 1 सभी को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तभी वहाँ पर नन, उसकी मदर और उसकी सिस्टर की भी एंट्री हो जाती है। तो टेबेट उन्हें भी गिफ्ट प्रोवाइड करता है और नन के लिए स्पेशल गिफ्ट रहता है। तब टेबेट कहता है नन तुम्हें अपना गिफ्ट खोलकर देखना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है, मैंने सुना है ऐसा, बस इसी वजह से तुम्हारे लिए बेस्ट लेकर आया हूँ। नन टेबेट की गिफ्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं था, लेकिन अपनी सिस्टर के फोर्स करने पर फाइनली वो अपनी गिफ्ट को ओपन करता है। तो देख करके शॉक्ड, उस गिफ्ट में उसके लिए एक स्टिक रहती है क्योंकि टेबेट को मालूम पड़ चुका था उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू कि जब भी नन गुस्से में रहता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को स्टिक से मारता था, तो इसी वजह से उसने उसे स्टिक गिफ्ट किया था। टेबेट नन को टीज करता है जिसकी वजह से नन को गुस्सा आता है और वो फ़ौरन अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इतना भद्दा मजाक करने के लिए, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा पर आ गए हैं ना, कुतरना पड़ेगा। टेबेट किसी को पसंद आए या ना आए, बट यहाँ पर ग्रैनी को टेबेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि टेबेट का बिहेवियर ग्रैनी को काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर टेबेट जब वापस जा रहा होता है तो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और स्पेशली सबसे ज़्यादा खुश थी तो वो नन की सिस्टर। अचानक से नन के फादर की एंट्री होती है जो कि फुल नशे में थे और आते ही वो बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर टेबेट जब देखता है तो कुछ टाइम के लिए शॉक में, क्योंकि पास्ट में उसने अंकल की इस तरह से कंडीशन को नहीं देखा था। वो मुक के साथ उसकी हेल्प करता है और अंकल को रूम में भी लेकर के आता है। तब यहाँ पर मुक उसे बताती है कि इन 4 सालों में पता नहीं अंकल के साथ क्या हो गया जिसकी वजह से इन्होंने ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर दिया और शराब तो ये बेतहाशा पीते हैं, बस इसी वजह से इनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। तब टेबेट उसे सजेस्ट करता है कि उसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए अपने अंकल को। तब मुक कहती है अंकल को उसने बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन अंकल जब तक ड्रिंक और ड्रग्स लेना नहीं छोड़ेंगे तब तक उनकी हेल्थ इसी तरह ही ख़राब रहेगी। टेबेट के लवर के लिस्ट में अब यहाँ पर नन की सिस्टर भी इन्वॉल्व हो जाती है। उसे टेबेट का दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो अपनी मॉम से कहती है मॉम ये देखो ना, टेबेट ने मुझे ब्रांडेड कंपनी के पर्स को गिफ्ट किया है। सच बताऊँ मैं तो इसे सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे कभी मिलेगा, लेकिन देखो टेबेट की वजह से मुझे ये मिल गया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग नन के लिए बैठे रहता है क्योंकि उसे अपना कैबिन जो खाली करना पड़ रहा था।
लेकिन गुस्से में लाल पीला हो रहा था। पुलिस की एंट्री होती है और नन को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर वो उसकी केबिन की छानबीन करना चाह रहे हैं और उन्हें परमिशन लेटर भी मिल चुका है। अब यहाँ पर पुलिस सारी छानबीन करी होती है उसकी केबिन से और अचानक से उसके एक फाइल के बॉक्स से ड्रग्स निकलता है, जिसे देख करके नन शॉक। अब यहाँ पर पुलिस कहने लगती है, तो इसका मतलब तुम कंपनी में ड्रग्स सप्लाई करते हो ना, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है तो अरेस्ट तो होना पड़ेगा। नन उस पैकेट को लेता है, नहीं नहीं, ये ड्रग्स मेरा नहीं है, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे अरेस्ट करना पड़े। ये देखो, ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन पुलिस उसे ज़बरदस्ती अरेस्ट करती है और जेल में डालती है। जेल में नन से मिलने के लिए डेविड आता है। डेविड स्माइल करने लगता है नन को देख करके और कहता है, ओहो, तो तुमने भी ड्रग्स का काम स्टार्ट कर दिया, मेरे साथ साथ तुमने भी किया। तब यहाँ पर नन को समझ में आता है कि पास्ट में उसने डेविड पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने ड्रग्स का काम किया है और उसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई थी। तो इसका मतलब ये सब डेविड का किया धरा है, वो मुझसे बदला लेना चाह रहा है, इसी वजह से उसने जानबूझ करके मेरे कैबिन में उस ड्रग्स को रखवाया। तब यहाँ पर डेविड कहते हैं, बहुत समझदार हो, जल्दी समझ गए, चलो अच्छी बात है, तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो अब ये भी समझ लो, अगर तुम अपने हाथ पैर जोड़ करके अपनी नाक जब तक नहीं रगड़ोगे ना, तब तक याद रखना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। और हाँ, अगर अपनी हेल्प चाहती हो ना तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं रेडी हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरों को हर्ट करते हुए कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। नन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसी वजह से जेल से बाहर निकलने के लिए वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है और नाक रगड़ते हुए यहाँ पर डेविड से सॉरी भी कहता है और उसे कहता है, प्लीज़ मुझे जेल से बाहर निकाल दो। तब यहाँ पर डेविड एक सेटिस्फाई वाली स्माइल करता है और कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से इतनी गिरी हुई कंडीशन में देख करके। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी जब तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वापस आया हूँ तुम सबसे अपना हिसाब क्लियर करने के लिए। तुमने जो मेरे साथ किया भूला नहीं हूँ, इतनी आसानी से तुम्हें जेल से बाहर थोड़ी निकलने दूंगा। अभी तो सिर्फ मैंने मैदान में कदम ही रखा है, अभी तो पूरा ट्रेलर और पूरी मूवी तुम्हारे साथ शेयर करनी बाकी है। तो ज़रा तुम इस जेल में थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं थोड़ा बाहर घूम करके आता हूँ। और ये कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मुक को सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके अंकल अपने रूम में नहीं है, मतलब वो कहीं पर चले गए हैं। तब यहाँ पर मुक बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, अंकल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अंकल तो फुल नशे में टल्ली थे। और यहाँ पर कुछ लोग उनका पर्स छीन लेते हैं और उस पर्स के थ्रू उन्हें मालूम पड़ता है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसका अच्छा फ़ायदा उठाया जा सकता है। मुक अंकल को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसी वजह से वो पूरन के पास कॉल करती है ताकि वो उससे हेल्प ले सके और अंकल को ढूंढने में वो उसकी मदद कर सके। लेकिन पूरन तो उसके कॉल को बिल्कुल भी रिसीव नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त वो तो जुआ खेलने में बिजी था, जिसकी वजह से मुक काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। रात में डेविड जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि रैन तो फुटबॉल खेलने में कुछ ज़्यादा ही बिजी है, तो इसी वजह से वो साइड में बैठ जाता है। तब यहाँ पर रैन को दिखाया जाता है, वो आता है, अंकल मुझे आपके साथ फुटबॉल खेलना है, आप भी चलो ना मेरे साथ खेलने के लिए। डेविड मना करता है कि वो इस वक्त थका हुआ है, वो नहीं खेल सकता है, जिस पर रैन उसे फोर्स करता है, नहीं अंकल आपको खेलना पड़ेगा। तब डेविड उसके साथ फुटबॉल खेलता है, लेकिन अचानक से रैन फुटबॉल को अपने हाथों में ले लेता है। अंकल मैं आपको हिट करने वाला हूँ, आपको बचना है, ये कहते हुए वो फुटबॉल को फेंक देता है, जिसकी वजह से डेविड को लग जाती है। रैन सडनली उसके पास दौड़ कर आता है और बड़े ही प्यार से और बड़े ही स्वीट से उसे कहता है, सॉरी अंकल मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब उसकी बातें सुनने के बाद डेविड का गुस्सा छू हो जाता है और उसके बाद वो रैन के साथ खेलता है, जिसे देख करके उसकी मदर और बूट बहुत ही ज़्यादा खुश थे। डेविड और रैन दोनों ही अपने अपने जूस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर बूट की मदर उसे कहती है, देखा मैंने कहा था ना, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो हालात सब कुछ ठीक कर देता है, मैंने कहा था ना, बस ट्रस्ट रखो और खुद पर यकीन रखना कि डेविड तुम्हारा भाई है और वो तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकते। तभी डेविड को कॉल आता है, वो कॉल रिसीव करता है तो मालूम पड़ता है कि यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि मुक का है। मुक बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो डेविड से हेल्प लेने की डिमांड कर रही होती है। मुक बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां पर उसके अंकल थे। अकेली लड़की को देख करके मुक के हाथ में एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी जाती है, ये कहते हुए, ये तुम्हारे अंकल की लिस्ट है, जितनी जल्दी हो सके अमाउंट पे कर दो। तब वहाँ पर डेविड की एंट्री होती है। डेविड बिल देखता है और वहाँ पर एक पर्सन को देखता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर डेविड को कुछ याद आता है। तब डेविड को समझ में आता है कि पास्ट में उसी पर्सन ने उसके साथ फाइट की थी। मुक बिल देख करके शॉक्ड, क्योंकि बिल का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा था। मुक यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये बिल उसके अंकल का है। डेविड का भी यही कहना था कि अंकल तो यहाँ पर आते ही नहीं थे, तो इनका अमाउंट इतना सारा कैसे बन गया, जबकि अंकल ज़्यादातर घर पर रहते हैं। तब यहाँ पर वो पर्सन कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो फिर ठीक है, यकीन दिलाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। और अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जा करके इसकी अच्छी खासी धुलाई करो, लेकिन डेविड उल्टा उसे ही धो देता है
वो भी सिक्योरिटी के साथ मिल करके। जो बंदा सिक्योरिटी के हाथों पीट रहा था वो फ़ौरन सॉरी बोलने लगता है, बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो। अब यहाँ पर टिबेट बार के ओनर से कहते हैं, इतना काफ़ी रहेगा या तुम्हारी भी धुलाई स्टार्ट करूँ? बेटर रहेगा अंकल को वापस कर दो। टिबेट की धमकियों में दम रहता है, बार का ओनर डर जाता है और अंकल को वापस कर देता है। मुक अंकल को लेकर के वहाँ से चली जाती है, वो भी टिबेट के कहने पर, क्योंकि टिबेट को अभी पुराना जो हिसाब चुकता करना था। इसी वजह से वो मुक को अंकल के साथ भेज देता है और यहाँ पर खुद सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आया वो रहता है और एक एक बंदे की अच्छी खासी पिटाई करता है, एक एक की हड्डियाँ तोड़ता है। मतलब मस्त फाइटिंग होती है। बार का ओनर डर जाता है जब वो अपने ही बार में सामान टूटने की आवाज़ सुनता है। वो बाहर आकर के देखता है तो टिबेट यहाँ पर हंगामा कर चुका था और बार की सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ चुका था। बार का ओनर अपने बंदे को परमिशन देता है, जाओ जितनी जल्दी हो सके इसे मार दो, अगर मार दोगे तो डबल अमाउंट दूंगा। तो यहाँ पर वो बंदा उसे मारने के लिए आया हुआ रहता है, लेकिन पासा टिबेट उल्टा पलट देता है, गन छीन लेता है और उल्टा उसे ही शूट करने की धमकी देने लगता है। तब बार का ओनर आ जाता है और उसे कहता है, अब बच के कहाँ जाओगे। इधर मुक को दिखाया जाता है जैसे तैसे करके फाइनली वो अंकल को उनके रूम में ड्रॉप करती है, बट अंकल सडनली चिल्ला पड़ते हैं, मुझे और ज़्यादा ड्रिंक करना है, मुझे बाहर में लेकर चलो, बगैर ड्रिंक के मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें अच्छे से मालूम है ना। मुक अंकल को समझाती है कि वो ऐसा ना करें और अंकल सडनली बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रिंक बहुत ज़्यादा करके रखा था। मुक रोने लगती है और पास में टिबेट की बातें याद करने लगती है कि अंकल को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए ताकि उनकी ये लत किसी भी तरह से छूट जाए और वो नॉर्मल हो जाए, वापस से अपनी पिछले लाइफ में वो आ जाए। टिबेट के बारे में सोचते ही मुक को याद आता है, ओह टिबेट तो बाहर में ही रह गया, मुझे कॉल करना चाहिए। वो टिबेट को कॉल करती है लेकिन कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता है, करे भी कैसे। जब टिबेट उन गुंडों से फाइट कर रहा था तो उसका सेलफोन नीचे गिर चुका था। अब वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती है, तब टिबेट की एंट्री होती है। टिबेट आता है और यहाँ पर मुक उससे पूछने लगती है, तुमने मेरे कॉल का आंसर रिप्लाई क्यों नहीं किया। तब टिबेट को याद आता है उसका सेलफोन तो है ही नहीं। खैर यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है, तुम हमें आगे करके पीछे क्यों रह गए, आखिर क्या बात थी। टिबेट पास्ट के बारे में अब सोचता है कि आखिर वो उन गुंडों से कैसे बचा जबकि बार के ओनर ने उसे गन पॉइंट पे रख दिया था। यहाँ पर दिखाया जाता है टिबेट के पास एक बटन रहता है जो कि थाईलैंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन के ही पास रहता है या फिर उनकी फैमिली के रिलेटेड, जिसे देखने के बाद वहाँ का ओनर समझ जाता है कि टिबेट बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वो टिबेट से पंगे ना लेते हुए उसे सॉरी कहता है और टिबेट को वहाँ से जाने देता है। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। मुक टिबेट से कहती है, इस तरह क्या सोच रहे हो, बताओ भी तो क्या बात है। तब टिबेट कहता है, वो सब छोड़ो भला, ये बताओ अंकल की कंडीशन कैसी है, क्या अंकल ठीक है। मुक कहती है, हाँ अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, एंड बाय द वे थैंक यू सो मच, मेरे एक कॉल पर तुम वहाँ पर आए और अंकल की हेल्प भी की और मेरी भी हेल्प की, तो इसी वजह से थैंक्स। चैट को दिखाया जाता है जो रैन से मिलने के लिए बूट के घर पर आया हुआ था। एक्चुअली चैट रैन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसी वजह से वो आए दिन उसे मिलने के लिए उसके घर पर ज़रूर आया करता था। तब यहाँ पर टिबेट की एंट्री होती है। टिबेट चैट को देख करके वहाँ पर गुस्सा ज़रूर करता है, ये बात बूट नोटिस कर लेती है। उसके बाद वो जाती है और पूछती है, भाई क्या बात है, अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, आफ्टर ऑल तुमने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की, हो सकता है मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। टिबेट बूट से कहता है, बस मैं इतना चाहता हूँ लाइफ में तुम हमेशा खुश रहो, किसी की वजह से अब मैं तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, शायद इसी वजह से मैं डर रहा हूँ। टिबेट को दिखाया जाता है उस बार के ओनर के पास गया हुआ रहता है। आफ्टर ऑल अब ओनर को समझ में आ गया था कि टिबेट किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि वॉट ने उसे एडॉप्ट कर लिया था, तो इसी वजह से वो दुनिया के सामने उसका सन था। यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है बार के ओनर से कि पूरन की मदर और पूरन आए दिन इस बार में आते हैं और गैम्बलिंग खेलते हैं, और गैम्बलिंग हार जाने पर वो बार के ही ओनर से अमाउंट उधार लेते हैं और उधार लेने पर आज तक उन्होंने अमाउंट रिटर्न नहीं किया, जिसकी वजह से उन दोनों के ऊपर काफ़ी कर्ज है इस बार के ओनर का। इसके अलावा टिबेट को ये भी मालूम पड़ता है कि पूरन अपनी वाइफ से कुछ अमाउंट ला करके कभी कभी उन्हें दिया भी करता है। ड्रामे में जब तक ट्विस्ट न आए ड्रामे का मज़ा नहीं आता है। इन 4 सालों में हर किसी की लाइफ में चेंजेस हुए थे ना, तो यहाँ पर मुक के भी लाइफ में चेंजेस हुए थे। मुक और पूरन की शादी हो चुकी थी। पूरन झूठ बोल करके गैम्बलिंग खेलने के लिए आता है, ये कह के मुक से कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है और बहुत जल्द वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, जिससे उसकी कंपनी दुगनी प्रॉफिट कमाएगी। यहाँ पर बार में दिखाया जाता है पूरन से एक अननोन पर्सन की मुलाकात होती है और यहाँ पर मुलाकात में ही इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। ऐसे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए जब तक कि किसी के बैकग्राउंड के बारे में जान ना लिया जाए। वैसे आपकी क्या राय इस पे कमेंट जरूर करके बताइएगा। चैट मुक से कॉल पे बात करता है और चैट के थ्रू यहाँ पर मुक को मालूम पड़ जाता है कि उसके हस्बैंड पूरन ने उसे झूठ बोला, वो किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं गया है, पता नहीं वो कहाँ गया है। अब ये बात सुनते मुक तो अपसेट होती है कि आखिर उसके हस्बैंड ने उसे झूठ क्यों कहा। वो कुछ टाइम के लिए शॉक में थी, बट वो वेट कर रही होती है। अब जब पूरन वापस आता है तो यहाँ पर मुक उसे पूछती है कि क्या बात है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम कोई भी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे, तो झूठ बोलने का रीज़न क्या है। बट पूरन तो सरफिरा गैम्बलिंग में हार जाने की वजह से वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन अब मुक पर निकाल रहा होता है कि हर बात मुझे बतानी तुम्हें ज़रूरी नहीं है,
मैंने कहा ना कि मैं बिजनेस ट्रिप पे गया था। तुम्हें अगर बिलीव नहीं करना है मत करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हर चीज़ में नाक घुसाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं थक कर आया हूँ, उल्टा तुम्हें मेरे बारे में पूछना चाहिए। ये ना करते हुए तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से मुक अपसेट हो जाती है और वो रोने लगती है, ये कहते हुए कि आखिर मैंने क्या गलत किया। मैंने बस इतना ही पूछा कि उसने झूठ क्यों कहा, और उल्टा वो मुझे ही सुना करके चला गया। डेविड को जब मालूम पड़ा कि पूरन की शादी हो गई है, यहाँ पर पूरन के थ्रू से मालूम पड़ता है कि उसकी शादी उसके फियांसे मतलब मुक से हुई है। इस बात से डेविड कुछ टाइम के लिए तो शॉक में चला जाता है, क्योंकि कुछ भी हो पास्ट में उसने मुक को बहुत ज़्यादा लाइक किया था। पास्ट में क्या प्रेजेंट में भी वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। लेकिन यहाँ पर अब उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी डेविड के सर से मुक का जुनून नहीं जाता है। वो डिसाइड करता है कि किसी भी कंडीशन में उसे मुक चाहिए, वो मुक को हासिल करके रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपने फ़ायदे के लिए पूरन से कहता है मुझे तुमसे कुछ काम है, और पूरन उस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अंकल जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उनके सामने एक लड़की आई हुई रहती है, जिसे देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सडनली उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो लड़की नहीं है जिसे वो इमेजिन कर रहे थे, वो तो मुक है। मुक अंकल से कहती है आप इस तरह से क्यों करते हैं अंकल, आपको मालूम है आपको इस तरह से देख करके मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप क्यों नहीं अपने आप को चेंज कर लेते हो। यहाँ पर अंकल को दिखाया जाता है मुक की इमोशनल भरी बातों से वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और मुक को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मुक और अंकल को दिखाया जाता है दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है मुक की ग्रैनी की, जो देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी देर में उनका गुस्सा छू हो जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि अंकल ने मुक से प्रॉमिस किया है कि वो अपनी इस बुरी लत को छोड़ने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनते ही ग्रैनी काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर अंकल को दिखाया जाता है वो ग्रैनी से माफ़ी भी मांगते हैं पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए, और कभी इन केस उन्होंने उन्हें हर्ट किया तो इसी वजह से ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट भी कर लेती है और उन्हें हक भी कर लेती है। नेक्स्ट में नन की मदर को दिखाया जाता है जो पैकिंग कर रहे होते हैं और पीछे से नन और उसकी बहन बोल रहे होते हैं मॉम मत जाइए ना, आप चली जाएंगी तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्या जाना ज़रूरी है। और देखो ये जो नन है हमेशा मुझसे फाइट करता है, इसे समझा के जाओ, अदरवाइज़ मैं किसी दिन अगर कंट्रोल में नहीं रही ना तो सच बता रही हूँ इसका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ पर दोनों भाई बहन आपस में फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तब नन की मदर उन्हें शांत करवाती है और कहती है अभी तो मैं यहाँ से गई नहीं, तुम दोनों का स्टार्ट हो गया, जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी तब तुम लोग क्या करोगे। देखो मैं कोई घूमने के लिए नहीं जा रही हूँ, बिजनेस के रिलेटेड जा रही हूँ, तो इसी वजह से मेरे पीछे कोई भी कंप्लेंट तुम्हारी नहीं आनी चाहिए, और स्पेशली नन तुम्हारी। नन अपनी मदर से रिक्वेस्ट करने लगता है मॉम अगर आप चली जाएंगी तो उस टिबेट से मैं खुद को कैसे बचाऊंगा, प्लीज़ मत जाओ ना। लेकिन उसकी मॉम कहती है जब तक कि मैं नहीं आऊँगी कोई रायता मत फैलाना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब नन ऑफिस जाता है तो उसे एक केबिन मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाहियात रहता है। उसे बिल्कुल भी केबिन पसंद नहीं आता है। वो कहता है मुझे ये केबिन नहीं चाहिए, मुझे दूसरा केबिन चाहिए। अब इस बात पर दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। सेक्रेटरी को दिखाया जाता है वो नन को उठा के पटक देता है, बॉस ने कहा है यही मिलेगा, इसे में खुश रहना सीखो, अदरवाइज तुमसे ये भी छीन लिया जाएगा। मुक ऑफिस में आती है तो नन उसके पास छोटे बच्चे की तरह जाता है और जैसे छोटे बच्चे पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं सेम वैसी नन भी कंप्लेन करने लगता है। मुक देखो ना टिबेट ने मेरे साथ क्या किया है, उसने मुझे कौन सा केबिन दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, मैं वहाँ पर कैसे बैठ सकता हूँ, आफ्टर ऑल इस कंपनी का मैं ग्रैंडसन हूँ। तब मुक को दिखाया जाता है वो भी टिबेट की साइड रहती है और नन से कहती है क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि टिबेट ने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ज़रा उसके थोड़ी नखरे को बर्दाश्त कर लो। और बात रही तुम्हारी केबिन की तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारा केबिन तुम्हें वापस मिल जाएगा। नन गुस्से में वापस जाता है टिबेट के पास उसे धमकी देने के लिए। सेक्रेटरी नन को बाहर करने लगता है। तब टिबेट कहता है तुम बाहर जाओ, बाकी ये जो है इससे मैं निपट लूँगा। सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। अब नन को दिखाया जाता है गुस्से में पागल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा केबिन छीनने के लिए, और ऊपर से तूने मेरा केबिन छीना तो छीना और साथ में मुझे एक ऐसा वाहियात केबिन दे रहा है जहाँ पे मेरे स्टाफ रहते हैं, मैं वहाँ पर बैठूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जाके तुझे बैठना है तो बैठ, तेरी औकात है मेरी नहीं। ये बात सुनते ही टिबेट को गुस्सा आ जाता है और वो सडनली नन का कॉलर पकड़ लेता है। नन गुस्से में यहाँ पर टिबेट की सिस्टर बूट के बारे में बात करने लगता है, जिसकी वजह से टिबेट का गुस्सा हाई लेवल का हो जाता है। अब वो नन को मारने पीटने लगता है, अब उसका गला दबाने लगता है जिससे नन की सांसें रुकने लगती है। तो इसी वजह से फ़ौरन टिबेट अपना हाथ हटा लेता है क्योंकि वो किसी का मर्डर नहीं करना चाह रहा था। वो उसे वार्न करता है कि दोबारा मेरी बहन के बारे में अगर एक शब्द भी कहा ना तो याद रखना जान से मार दूंगा। यहाँ पर जब नन देखता है कि टिबेट अपनी बहन की बातों की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है तो वो उसे और ज़्यादा उकसाता है और ज़्यादा गुस्सा देता है और कहता है बस इतना ही दम था, मारना है मार के दिखा फिर। अब यहाँ पर इस सीन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, नन टिबेट के ऊपर ही भारी पड़ जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है। तब वहाँ पर मुक आती है और नन को इस तरह से करता हुआ देख करके वो नन को एक थप्पड़ जड़ती है कि पागल हो गए हो क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसे तुमने किया तो टिबेट की जान भी जा सकती है। नन गुस्से में हाइपर कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसने उसे थप्पड़ मारा,
अब मुक टिबेट के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही होती है। ये देख करके यहाँ पर टिबेट एक स्माइल देता है। एक्चुअल में मुक को आता हुआ टिबेट ने देख लिया था और उसने नन को जानबूझकर ये ऑफर दिया था कि वो उसका गला दबाए और मुक के सामने उसकी इंसल्ट होए और मुक उसे थप्पड़ जड़े, जबकि प्लान सक्सेसफुल हुआ था। यहाँ पर अब टिबेट दिखावा कर रहा था कि नन ने उसका गला बहुत ज़ोर से दबा दिया, जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा है। तब मुक एक केयरिंग गर्ल की तरह उसकी केयरिंग करती है और उसे कहती है, मैं नन की तरफ से सॉरी कहना चाहूँगी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। टिबेट पीछे टर्न होता है और खतरनाक वाली स्माइल करता है। बोट रैन को लेकर के खड़ी थी क्योंकि वो किसी के आने का वेट कर रही होती है। अब यहाँ पर नन को दिखाया जाता है, गुस्से में वो उसी रास्ते से जाता है और अपनी कार के मिरर में देख लेता है बोट को, और बोट के देखने के बाद वो स्माइल करने लगता है। ओह, तो मुझे टिबेट की कमजोरी मिल गई। लेकिन सडनली कोई कार आती है और उसके बाद वहाँ से बोट गायब हो जाती है। तब नन कहते हैं, हो ना हो उसी कार में बोट गई है। वो उस कार को फॉलो करने लगते हैं। यहाँ पर चैट को दिखाया जाता है। चैट एक पुलिस ऑफिसर है और शार्प माइंडेड भी है, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी कार को फॉलो कर रहा है। इसी वजह से वो बड़ी ही चालाकी से रास्ते से निकल जाता है और आगे एक कार आने की वजह से यहाँ पर नन नहीं देख पाता है कि वो कार किस डायरेक्शन में गई। इधर पूरन को दिखाया जाता है। टिबेट ने जो उसे काम दिया था उस काम को उसे पूरा करना था, लेकिन उसकी मदर मना कर रही होती है वो चीज़ देने के लिए। तब पूरन कहता है, मुझे अच्छे से मालूम है वो आपके ही पास है, तो किसी भी तरह मुझे दे दीजिए, अदरवाइज़ मैं खुद ही ढूंढूंगा। बट उसकी मदद कहती है, नहीं मैं किसी भी कंडीशन में नहीं दूंगी। तब पूरन एकदम पागल से हो जाता है और उस फाइल को ढूंढने लगता है जो फाइल की डिमांड टिबेट ने की थी। कुछ टाइम ढूंढने के बाद फाइनली उसे वो फाइल मिल जाती है, बट उसकी मदर ले जाने से मना कर रही होती है। नहीं, ये तुम नहीं ले जा सकते हो, ये मेरा है। लेकिन पूरन अपनी ही मदर को पुश करके वो फाइल लेकर के चला जाता है। अब वो फाइल में क्या है ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। बोट चैट से पूछने लगती है कि अचानक से उसने कार की स्पीड तेज क्यों कर दी, बट चैट उसे कुछ नहीं बोलता है और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहता है, बस कुछ नहीं, तुम्हें जल्दी आना था ना, इसी वजह से कार की स्पीड को फास्ट कर दिया। यहाँ पर दिखाया जाता है चैट धीरे धीरे अब बोट को लाइक करने लगा था, इसी वजह से उसके साथ रहना उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इधर पूरन को दिखाया जाता है। जो फाइल अपनी मॉम से लड़ झगड़ करके वो लेकर आया था वो टिबेट को दे देता है। टिबेट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और पूरन से कहता है, तुम्हें जितना भी अमाउंट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बदले में इसके तुम्हें अमाउंट दे दूंगा। रात काफ़ी हो चुकी थी और अभी तक पूरन घर वापस नहीं आया था, इसी वजह से वो काफ़ी अपसेट थी। नन उसे बात करने के लिए आता है, लेकिन पूरन को देख करके सडनली वो छुप जाता है। उसके बाद यहाँ पर पूरन आता है और आज वो बड़े ही प्यार से मुख से बातें कर रहा होता है। मुख से पूछती है, इतनी रात गए, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और तुम्हारा सेलफोन कहाँ है? मैंने कितना कॉल किया, तुमने मुझे आंसर रिप्लाई ही नहीं किया। तब यहाँ पर उनको दिखाया जाता है, वो मुख को पकड़ता है और कहता है, रिलैक्स, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस किसी काम से गया था और हाँ तुम्हारे लिए स्पेशली कोई गिफ्ट लेकर आया हूँ। और ये कहते हुए वो इसे एक नेकलेस देता है। नेकलेस डायमंड का रहता है। इस बात पे मुख भी शौक में थी कि पूरन के पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो पूछने की कोशिश करती है, बट पूरन उसे कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं इतना तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, और बड़े ही प्यार से उसे नेकलेस पहना रहा होता है। नैन छुप के ये सब देख करके जला भुना जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग टिबेट से मिलने के लिए नन की सिस्टर आई हुई रहती है और वो भी टिबेट के लिए लंच ले करके। यहाँ पर दिखाया जाता है जब से टिबेट का गिफ्ट उसे मिला था वो एकदम से पागल हो गई थी। वो किसी भी तरह बस टिबेट को अपना बनाना चाह रही थी, पहले बॉयफ्रेंड उसके बाद हस्बैंड, तो इसी वजह से ये सारे काम वो कर रही होती है। और टिबेट भी नन की सिस्टर को इस वजह से भाव दे रहा था कि वो नन की सिस्टर है। आखिर नन ने भी उसकी सिस्टर के साथ कितना ज़्यादा गलत किया, तो हो सकता है वक्त पड़ने पर वो भी नन को हर्ट कर सके। सीन में नन को दिखाया जाता है जबकि उसने बोट को देख लिया था, तो इसी वजह से वो अब उसकी इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देता है और एक एजेंट के थ्रू वो मालूम करना चाह रहा था कि बोट कहाँ पर है। कंपनी में दिखाया जाता है एक इवेंट को लेकर के मीटिंग हो रही थी जहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स आए हुए रहते हैं। टिबेट डिसाइड करता है कि वो इस इवेंट का हेड रखेगा, वो भी मुक को। ये बात सुन करके नन की सिस्टर को थोड़ा सा बुरा लगता है। इवेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और टाइम कम था, इसी वजह से मुक थोड़ा सा हेजिटेट होने लगती है। तब यहाँ पर टिबेट उसे तसल्ली देता है कि उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ है, वो ये काम कर सकती है। बाहर आने के बाद मुक टिबेट से पूछती है कि आखिर उसने उसका नाम क्यों लिया, और भी सारे लोग थे, वो किसी और का नाम ले सकता था। तब यहाँ पर टिबेट कहता है, बट मैंने तुम्हारा नाम लिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम ये कर पाओगी। बातों ही बातों में टिबेट की नज़र नेकलेस पे पहुँचती है। वो पूछने लगता है, मुक उसे बताती है, कल ही रात मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है पूरन ने ज़रूर वो गिफ्ट ला करके मुक को दिया है, लेकिन उसे पैसे तो टिबेट ने ही दिए थे। टिबेट जब अपने कैबिन में वापस आता है तो गुस्से में एकदम हाइपर हो रहा था मुक के गले में उस नेकलेस को देख करके। तब वहाँ पर उनके सिस्टर की एंट्री होती है जो टिबेट को इतना ज़्यादा परेशान होकर के देखती है, तो उसे कहती है, क्या बात है, अभी कुछ टाइम पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, इतना गुस्सा किस बात पर। और यहाँ पर दिखाया जाता है टिबेट अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उसी के ऊपर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में पूरन को दिखाया जाता है बार के ओनर ने उसे बुलाया था। यहाँ पर पूरन को मालूम पड़ता है कि अगर वो अमाउंट थोड़ा टाइम बाद भी पे करेगा तो भी चलेगा,
जिसकी वजह से पूरन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बार का ऑनर कॉल करके बोलता है बॉस काम हो गया। एक्चुअल में ये काम किसी और ने नहीं टेबिट ने ही करवाया था। अब टेबिट के माइंड में क्या चल रहा है वो तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा ना। अब जबकि टेबिट ने अपना गुस्सा किसी और बंदे पे निकाल दिया था, जबकि वो अच्छे से जानता है कि हो सकता है आगे की प्लानिंग में वो उसके काम आ सके, इसी वजह से वो यहाँ पर नन की सिस्टर को इम्प्रेस करने के लिए उसे डायमंड की ईयरिंग देता है। नन की सिस्टर को यही सब तो चाहिए। वो खुशी में एकदम पागल हो जाती है और पहन करके दिखाने लगती है और पूछने लगती है बताओ इस ईयरिंग में मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पर टेबिट झूठी तारीफें करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। दोनों होटल रूम में आते हैं। यहाँ पर नन की सिस्टर को दिखाया जाता है वो किसी भी तरह टेबिट को अपना बनाना चाह रही थी, तो इसी वजह से वो उन दोनों के बीच की सारी दूरियां ख़त्म करना चाह रही थी और इसी वजह से वो टेबिट को किस करने वाली रहते। लेकिन टेबिट तो बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, इसी वजह से वो बहाना बना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नन की सिस्टर तो उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। अब जबकि टेबिट उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो ये सब नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उठ करके वहाँ से चला जाता है कि उसे कुछ काम है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवेंट के लिए यहाँ पर मुक रेडी शेडी हो रही थी और इवेंट की वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। तब वहाँ पर टेबिट आता है और उसे अपनी आंखें बंद करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, उसके अंदर वो एबिलिटी है, इसी वजह से तो टेबिट ने उसे ये काम करने के लिए दिया। इवेंट स्टार्ट होता है, सारे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए रहते हैं। यहाँ पर मुक को दिखाया जाता है जो कि डांस कर रही होती है और उसके साथ उसका पार्टनर भी डांस कर रहा होता है, लेकिन उसके फेस पे एक मास्क लगा हुआ था, इसी वजह से मुक नहीं पहचान पाती है कि वो पर्सन कौन है। और डांस स्टेप जब दोनों का ख़त्म होता है तो यहाँ पर मुक देख करके शॉक रहती है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि टेबिट ही रहता है। मुक और टेबिट को एक साथ डांस करते हुए देख करके इन दोनों भाई बहनों का तो बीपी का लेवल बढ़ते ही जा रहा था। यहाँ पर मुक भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर स्टेज पे किसी और को आना था तो वहाँ पर टेबिट कैसे आया। तब वो पूछने लगती है, तब टेबिट बताता है कि जिसे उसके साथ डांस करना था वो आया ही नहीं, इसी वजह से उसे उसके साथ डांस करना पड़ा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी, वो पर्सन आया था डांस वाले प्लेस पर, लेकिन टेबिट ने ही उसे वहाँ से भगा दिया था। यहाँ पर मुक अब अपना मेकअप रिमूव करके बैठी हुई रहती है। तब नन आता है गुस्से में एकदम हाइपर होकर के। वो मुक से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस छपरी के साथ डांस करने के लिए। और यहाँ पर वो मुक को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। मुक के ना जाने पर वो उसे बेहोश करके उठा करके वहाँ से लेकर के चले जाता है और पीछे से वहाँ पर टेबिट की एंट्री होती है। वहाँ पर मुक को ना देख करके टेबिट को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ की चीज़ें फैली हुई थी। श्योरिटी तो तब होती है जब वहाँ पर मुक का लॉकेट उसे मिलता है। नन अपनी सारी हदें पार करने के फिराक में था, इसी वजह से यहाँ पर दिखाया जाता है वो मुक को लाता है और बेड पर उसे जंजीरों से बांध देता है ताकि होश में आने के बाद भी मुक यहाँ से भाग ना पाए। और फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम में चला जाता है। जब आता है तो मुक वहाँ पर रहती ही नहीं, जिसे देख करके वो शॉक। और यहाँ पर दिखाया जाता है उसे पीछे से कोई हिट करता है। वो हिट करने वाला बंदा कोई और नहीं टेबिट रहता है। सही टाइम पर आ करके वो मुक को तो बचा लेता है, लेकिन मुक की वजह से अब इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। टेबिट के पास हंटर रहता है बट वो नन को हर्ट नहीं करता, बस उसे वॉर्न करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नन अपनी औकात दिखाते हुए टेबिट पर अटैक कर देता है और इसे जान से मारने की कोशिश करता है, जिस पर अपने मुँह की खाता है वो, मतलब टेबिट के हाथों पीटता है। इवेंट फिनिश भी हो चुका था और मुक का कहीं पर भी अता पता नहीं था, जिसकी वजह से ग्रैनी और बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कॉल पे कॉल करते हैं लेकिन कुछ भी मुक का पता नहीं चलता है और ग्रैनी की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेबिट को दिखाया जाता है वो मुक को दूसरी जगह पर लेकर आया हुआ रहता है और मुक अभी भी बेहोश थी, वो होश में नहीं आई हुई रहती है। टेबिट उसके क्लोज जाता है, जब उसे देखता है तो यहाँ पर टेबिट का प्यार उमड़ जाता है। वो सडनली उसे किस करने के लिए जाता है लेकिन पीछे हट जाता है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता हूँ, अभी बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। और ये कहते हुए वो कॉल करता है पूरन के पास। टेबिट पूरन को सब कुछ बता देता है कल रात हुए एक्सीडेंट के बारे में कि किस तरह नन ने मुक को किडनैप किया, लेकिन थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर बताता है, जिस पर पूरन गुस्से में आग बगला हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मुक को दिखाया जाता है जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को अनजान जगह पर पाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई और उसके कपड़े भी चेंज थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब किसने किया है। वो बाहर जाती है तो मुलाकात टेबिट से होती है। टेबिट के थ्रू जब यहाँ पर मुक को मालूम पड़ता है कि कल रात किस तरह टेबिट ने उसे बचाया है तो इसी वजह से वो उसका शुक्रिया अदा भी करती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में नन को दिखाया जाता है। टेबिट से तो इतना ज़्यादा वो पीट चुका था लेकिन अभी उसकी पिटाई और बाकी थी। यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। नन पूछने लगते हैं कि आखिर वो लोग इस तरह से क्यों आए। वो तो कुछ भी नहीं बताते और नन की खातिरदारी करना स्टार्ट कर देते हैं। उसे जितना हो सकता था उतना मारते हैं, मतलब नन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। पूरन उन गुंडों से पूछते हैं आखिर मुझे भी तो पता रहना चाहिए कि किसके कहने पर तुम लोग मुझे इतना ज़्यादा पीट रहे हो। तब वहाँ पर पूरन की एंट्री होती है। पूरन कहता है मेरे कहने पर पीट रहे क्योंकि कल रात तुमने मेरी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की, तो इसी वजह से तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी था, इसी वजह से तुम्हारी धुलाई अच्छे से करवाई। यहाँ पर नन हंसने लगता है
और वो कहता है जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ गई हुई है? जानोगे तो पैरों तले से ज़मीन खसक जाएगी। जिस पर पूरन कहता है मुझे मालूम है मेरी वाइफ कहाँ पर है, किसके साथ है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि टिबेट के साथ है? ये सुनने के बाद तो नन शॉक्ड, मतलब इसको भी मालूम है कि इसकी वाइफ टिबेट के पास है? सच में ये पूरन इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है? भला ये टिबेट पर ट्रस्ट कैसे कर सकता है? टिबेट ने प्लानिंग ही ऐसी की थी जिसकी वजह से यहाँ पर पूरन भी टिबेट पे ट्रस्ट कर रहा होता है और नन को गलत समझ रहा होता है। मुक को हेडेक हो रहा था और उसका पेन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। तब टिबेट उसके लिए एक काढ़ा बना कर लेकर आता है। मुक पीने से मना कर देती, नहीं नहीं मैं ये नहीं पीऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, मतलब मुंह का टेस्ट ही पूरा ख़राब कर देता है। टिबेट कहता है पी लो, यही तुम्हारे लिए बेटर है, और अगर तुम्हें हेडेक लेना है तो मत पियो। मुक उसे पी लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है दोनों एक बोट में जाते हैं और काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर बोट थोड़ी सी मूवमेंट करने लगती है जिसकी वजह से मुक डर जाती है और वो सडनली उड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और मुक सीधा पानी में धड़ाम से गिर जाती है। मुक को स्विमिंग नहीं आती है तो यहाँ पर टिबेट उसे बचाता है और उसे पानी से बाहर भी निकालता है। नेक्स्ट सीन में उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने इस ड्रामे में पूरा मार खाने का कॉन्ट्रैक्ट ही लेकर रखा है, मतलब नन को दिखाया जाता है। इसकी हड्डी पसली टूटी हुई रहती है और हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। उसकी बहन पैट उससे मिलने के लिए आई हुई रहती है, लेकिन उन दोनों के बीच जमती नहीं है और उन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पूरन घर वापस आता है। वो टिबेट के पास कॉल करता है ताकि वो मुक को वापस लेकर आए, लेकिन टिबेट उसका कॉल रिसीव नहीं करता है, जिसकी वजह से पास्ट में उसे नन की बातें याद आती है कि नन कह रहा था कि उसे टिबेट पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से पूरन काफ़ी परेशान भी था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुक को, अब वो विलेज साइड पे आई हुई रहती है। उसके पास कोई क्लोथ भी नहीं थे तो वो विलेज क्लोथ को ट्राई करती है, बट उसे पहनने नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी और उसने अपनी लाइफ में ऐसे क्लोथ को कभी ट्राई नहीं किया था। इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तब यहाँ पर टिबेट एटीट्यूड दिखाते हुए उसे कहता है तुमसे एक कपड़ा भी हैंडल नहीं हो पा रहा है। वो सही से अरेंज करता है। एक बार फिर से मुक को एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी पैंट नीचे सरक जाती है, जिसकी वजह से मुक बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो पीछे पलट जाती है, ये कहते हुए कि तुमने मुझसे क्या कहा था कि मुझे कपड़ों को अरेंज करना नहीं आता, पहले खुद जाकर के सीख के आओ कि कपड़ों को किस तरह से पहनते हैं, उसके बाद मुझे सिखाना। टिबेट शर्म के मारे लाल पीला होने लगता है और यहाँ पर एक फनी मोमेंट भी क्रिएट किया जाता है। टिबेट मुक को खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम से मुक ने खाना नहीं खाया था। यहाँ पर वो अपने हाथों से मुक को खाना खिला रहा होता है क्योंकि मुक को पता नहीं था कि ये सारी खाने को कैसे खाना है। यहाँ पर अंकल आंटी देख करके स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं सच में तुम दोनों में कितना ज़्यादा प्यार है ना, तुम लोग बेस्ट कपल हो। मुक अंकल आंटी के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए बताती है नहीं नहीं आप जैसे सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे हस्बैंड नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड घर पर है, ये तो मेरा फ्रेंड है। अब ये बात का गुस्सा निकालता है टिबेट उस वक्त जब मुक डिशेस को वॉश कर रही होती है। तब यहाँ पर वो गुस्से में सारी प्लेट्स को तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में पूरन को दिखाया जाता है जो टिबेट के पास कॉल करता है और गुस्सा दिखाने लगता है, ये कहते हुए मैंने तुमसे कहा था ना मुक को वापस घर पर ड्रॉप कर दो, तुम अब तक आए क्यों नहीं। तब यहाँ पर टिबेट कहता है एक्चुअली रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं बहुत जल्द मुक को वापस लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर पूरन को दिखाया जाता है वो गुस्से में कॉल को कट कर देता है। वैसे तो हर बार पूरन को गुस्से में या फिर रोते हुए सीन में दिखाया जाता है, लेकिन इस बार उसकी हंसी तो कंट्रोल नहीं हो रही होती है, वो तो बस हंसी जा रहा होता है क्योंकि जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी सिस्टर पैट के पास भी एक बॉयफ्रेंड है, इस बात पर वो बहुत ज़्यादा हंसता है। नन की मदर जब वापस घर पर आती है तो उन्हें सबसे पहले नन की ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि नन ने किस तरह मुक को किडनैप किया और उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। इसकी वजह से उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई है और आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जाओ अपने लाडले से मिल लो, तुम्हारी दी हुई छूट का ये सब नतीजा है, अदरवाइज मैंने तो उसे कंट्रोल में ही करके रखा था। बेचारा नन इतना ज़्यादा पिटने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट था। अब वो खाना खा रहा होता है, ऊपर से उसकी मदर आ जाती है उसे ताने देने के लिए। अब उसका खाना कैसे नीचे हलक से उतरे, लेकिन फिर भी वो खाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उसकी मदर उसका सूप फेंक देती है, ये कहते हुए कि तुमने मेरी ज़िंदगी को एकदम बर्बाद कर दिया, आखिर चाहते क्या हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो अपनी भी कंडीशन ख़राब करके रखे हो, ऊपर से मुझे आते ही तुम्हारे बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। समझाया था ना कि मेरे पीछे कोई भी रायता मत फैलाना, लेकिन तुम हो कि समझने के मूड में ही नहीं हो, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तब यहाँ पर नन रोने लगता है, मदर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस ये सब हो गया, और मालूम है आपको आपके पीछे क्या हुआ। बहुत ज़्यादा इमोशनल करता है अपनी मदर को, जिसकी वजह से उसकी मॉम भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि कुछ भी हो नन को वो अपना सन मानती थी, भले ही वो उनका रियल सन नहीं था, लेकिन जब भी इमोशनल ब्लैकमेल करता है नन तो उसकी मदर फ़ौरन उसके ब्लैकमेलिंग में आ जाती है और उस पर ट्रस्ट करने लगती है। टिबेट एक साइड गुस्से में खड़ा था, मुक उसे देखती है, उसके बाद वो उसे मनाने का डिसाइड करती है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुक अपने थंब फिंगर पर एक डोल की पेंटिंग बनाकर लेकर आती है और उसके थ्रू वो टिबेट से बात करती है ताकि टिबेट का गुस्सा थोड़ा सा कम होए और वो उससे बात कर सके। कुछ टाइम तक तो टिबेट अपना गुस्सा दिखाता है, लेकिन मुक के मनाने पर काफ़ी टाइम के बाद फाइनली वो मान जाता है। वैसे एक बात आपसे पूछूं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपने ये फिंगर वाले डॉल को खेला है स्कूल टाइम में या नहीं। मुक और टिबेट यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं।
उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, डेविड मुक को उसके घर पर सही सलामत ड्रॉप कर देता है।